हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ईएमआरएस और DSSB की क्लासेस जो हम कवर कर रहे हैं उसमें थर्ड क्लास है जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ईएमआरएस वाले बच्चों की डेट आ गई है। मुझे पता चल गई है, ये बात चल गई थी एक्चुअली जब से आई है 2-3 दिन से। एंड डोंट वरी, अब आपकी क्लासेस जो है वो जल्दी और क्वांटिन्यूटी में आपको देखने को मिलेंगी। एंड यही बताना था कि टेंशन मत लो, करवाऊंगी मैं ईएमआरएस का, और बाद में DSSB की जब डेट आएगी तब तक उसकी भी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, सो पहले ईएमआरएस का ही कंप्लीट करवाने के ऊपर फोकस रहेगा, और उसके अंदर भी ये चीज ध्यान रखिए कि जितना मैं कराऊं एटलीस्ट उतना करके कर लेना। ओके, उसके अलावा बाकी जो आप तैयारी कर रहे हो वो आप जो है अपनी रीजनिंग की या जो जो पोर्शन बच गया उसके ऊपर फोकस करो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप पेपर 1 के ऊपर ही, यानी टायर 1 वाले पेपर के ऊपर फोकस करो। बाद में, क्योंकि एक बच्चे का आई थिंक वार्डन का पेपर होगा और उसमें उसने कुछ एक टॉपिक्स भेज रखे थे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये चाहिए होंगे, हो जाएंगे। सो वो भी करवा देंगे जो जो हमारे डोमेन में आता होगा, एजुकेशन वाले डोमेन में। बट अभी के लिए इन क्लासेस पे फोकस करते हुए अपना ये जो टायर 1 वाला पेपर है इसको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है जी। क्लास नंबर 3 है। कई बच्चों ने ये भी था कि आप पहले ही बता दिया करो कौन सी क्लास होगी। सो ऐसे शेड्यूल वाइज नहीं बता पा रही मैं, क्योंकि हर एक क्लास का अगर मैंने ये बोल दिया, क्योंकि हमारा सिलेबस लिमिटेड है, अगर मैंने ऊपरी तौर पे क्लास में बोल दिया कि मैं ना लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक करवाऊंगी, दैट मीन्स बच्चे को लगेगा कि सिर्फ उतना ही लिमिटेड टॉपिक बताया होगा। बट आप वाली क्लासेस मैंने इस तरीके से अरेंज की हैं कि उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो पाए। और सारे टॉपिक्स के नाम मैं फ्रंट में लिख के बता नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वो चीज। सो इट्स बेटर कि मैं सिर्फ क्लास नंबर 1 to 3 करके ही आप लोगों के थंबनेल भी ऐसे ही जाएंगे और आपकी क्लास की सीक्वेंस भी ऐसे ही जाएगी। ओके, सो ये थर्ड क्लास है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर दिया कीजिए। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं फ्री में। आज की जो क्लास है आप ध्यान रखिए, पिछली हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया, हमने लेवल्स, टीचिंग, वेरिएबल्स, कई चीजें डिस्कस कर ली हैं। उसमें अगर आपको ध्यान हो तो हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक पेडागोजी क्या होती है, एक एंड्रोगोजी क्या होती है। हमने ह्यूटागोजी भी डिस्कस की थी, हमने क्रिटिकल पेडागोजी डिस्कस नहीं की थी जी। ठीक है, सो वो क्रिटिकल पेडागोजी को एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रिटिकल पेडागोजी इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मूवमेंट, जो कि एजुकेशन को क्रिटिकल थियरी के साथ ज्वाइन करता है। आपको ध्यान क्या रखना है, क्रिटिकल पेडागोजी किसने दी है वो ध्यान रखना है। नाम पाउलो फ्रायरे, आपको ध्यान होना चाहिए। ये किस तरीके की बात करते थे वो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ क्रिटिकली सोच के चीजें आप कर रहे हो। ठीक है, सो ये ऐसी पेडागोजी की बात करते हैं, मतलब आप इस तरीके से काम करवाएं, इस तरीके से पढ़ाएं जिसमें एक तो बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, दूसरा वो चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करे, सोचे। ओके, जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है उस पेडागोजी को ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। जो पाउलो फ्रायरे हैं वो बोलते हैं कि ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं और बिल्कुल एम्पटी होते हैं, और टीचर्स जो है वो एक्टिव हैं, नॉलेजेबल हैं, और वो उस एम्पटी के अंदर जो है सारी चीजें पोर कर देंगे, डाल देंगे। ओके, तो ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात है। ये इसके अगेंस्ट है, ये क्रिटिसाइज करते हैं हार्शली इस चीज को। ओके, दूसरा क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करती है कि जो ओप्रेस्ड है ना किसी भी चीज से, जो सोसाइटी में ओप्रेस्ड है, तो हमें उन बच्चों को लिबरेट करना है, यानी कि उनका शोषण होने से बचाना है। क्योंकि हमें पता है ना कि एक एक्सप्लॉइटर होता है और एक जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है वो है। सो आप जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो वो तो दब रहा है ना, ओप्रेस हो रहा है। सो उस ओप्रेशन से बाहर निकालना है बच्चे को। तो एजुकेशन का या चीजों का मेन एम ये क्या बोल के चलते हैं कि बच्चों को ऑपरेशन से लिबरेट करना। ओके, इसीलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। यानी ये बोलते हैं कि इफेक्टिव एजुकेशन कौन सी होगी, एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपको नजर आएगा। ये चीज हमें यहां से भी समझ आती है कि ये बोल रहे हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये चाह रहे हैं कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और दोनों इंटरेक्शन से एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप जब बनेगा उससे जो है वो इफेक्टिव एजुकेशन निकल के आएगी। ओके, उसी में ये प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन की भी बात करते हैं, जिसमें टीचर जो है वो प्रॉब्लमेटाइज करेगा चीजों को कि एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी, बच्चे उसका सॉल्यूशन सामने रखेंगे, और फिर वो दोनों मिल के इंटरेक्ट करके साथ में काम करके उसमें चेंजेस जो है वो लेके आएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे जो भी चीजें होंगी। ओके,
सो एम इनका क्या है, लिबरेट करना बच्चों को ऑपरेशन से, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेडागोजी का, एम्पावर करना, ताकि वो अपनी हेल्प कर सके, यानी वो खुद की हेल्प कर सके उस ओप्रेस्ड एनवायरमेंट से बाहर निकलने में। वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें उनको एम्पावर करना है। ओके ऐसा ही कुछ चीज जो है वो यहाँ पे इन 3 वर्ड्स में नजर आ रही है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन, लिटरेसी और प्रैक्टिसेस। ये आर्ग्यू करते हैं फ्रायरे जो है कि लिटरेसी जब आप उसको एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के टूल की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत पावरफुल फोर्स हो जाएगा कि वो ऑपरेशन से बाहर निकाले बच्चों को, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी चीजें हैं जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां से लिबरेट करे। ठीक है, और जो प्रैक्टिसेस है वो क्या है, वो साइकिल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आप जो चीजें कर रहे हो आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक करोगे। ओके सो ये चीज है जी, 2-3 वर्ड है, क्रिटिकल पेडागोजी, पाउलो फ्रायरे, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो ये वर्ड्स मोटे मोटे तौर पे आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए और डीपर लेवल पे इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके अब ऑब्वियसली बात है, आप क्लास में जाओगे तो आपको क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमने क्लास में जाने तक की कई चीजें टीचिंग से रिलेटेड पढ़ ली है। हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाना सीख लिया है कि किस किस बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो हमने कई चीजें जो है वो डिस्कस कर ली है। ओके तो अब क्लासरूम में जब आप एंटर करोगे ऑब्वियसली लर्निंग होगी। सो हम लर्निंग की भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में कि लर्निंग क्या है, लर्निंग की थियरीज क्या है, चीजें क्या है। बट क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है कि आप क्लास को मैनेज कैसे करोगे। ओके क्लास में एक बेटर एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे। तो उससे रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर श्योर आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल की अगर आप बात करोगे तो वो टीचर का कंसिस्टेंट अप्रोच होता है कि वो किस तरीके से क्लास को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी क्लास में रूल सेट कर रहा है, रूटीन क्रिएट कर रहा है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप कर रहा है बच्चों को गाइड करने के लिए, उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो क्लासरूम को मैनेज करोगे ना आपकी, अच्छा ओके डिसिप्लिन भी हो, आप डिस्कशन भी कर लो, तो किस तरीके का आप अप्रोच लेके चल रहे हो बीइंग अ टीचर। सो वो चीज जो है वो यहां देखने को मिलेगी। मेन 4 क्लासरूम स्टाइल्स जो है वो आपको मैनेजमेंट के देखने को मिलते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और इंडल्जेंट। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्टाइल्स ऑब्वियसली लेवल ऑफ कंट्रोल जो है, टीचर कितना कंट्रोल कर रहा है, स्टूडेंट को कितनी ऑटोनॉमी मिल रही है, ये वेरी करेगा इन स्टाइल्स के अंदर। तो जब एक क्लियर बाउंड्री जो है आप सेट कर रहे हो जहां पे, तो ये जो अथॉरिटेटिव वाला है ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, जरूरी है। ठीक है, जो बैलेंस करता है बाउंड्रीज को, यानी सपोर्ट और रिस्पेक्ट भी रहे, जो उसके साथ साथ इंटरेक्शन भी बना रहे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अथॉरिटेटिव में आपको देखने को मिलता है। अब इनका मतलब क्या है, अथॉरिटेरियन में बहुत ज्यादा टीचर का कंट्रोल है, स्टूडेंट का कंट्रोल बहुत कम है। तो इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अथॉरिटेटिव में एक बैलेंस्ड कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आता है। टीचर रूल्स सेट करेगा बट बच्चों को एनकरेज भी करेगा कि वो कम्युनिकेट करें, रिस्पेक्ट, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव आउटकम्स, वो चीजें आपको दिखेंगी। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसमें टीचर का कंट्रोल ज्यादा है और किसमें बच्चे, बेसिकली टीचर और बच्चे का क्या रोल है किस क्लासरूम मैनेजमेंट में। जैसे अथॉरिटेरियन में टीचर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बच्चा जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट कम है। अथॉरिटेटिव में बैलेंस्ड है चीजें। परमिसिव में टीचर का कंट्रोल बहुत कम है और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स भी आपको कम नजर आएंगे, फ्रीडम थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, इंटेलिजेंट में है कि बच्चों की हैप्पीनेस के ऊपर फोकस है रादर देन एकेडमिक चीजों की। ओके सो इसमें क्या है, इससे वो होता है ना, एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको यहां नजर आएगी कि आप जो है जिस पर्पज से या जिस एकेडमिक वाली चीज से आप बैठे हो क्लास में, उस चीज की बजाय बच्चे हैप्पी रहें ताकि वो बेटर तरीके से हम उनको इन्वॉल्व कर पाए, ये लेके चल सकते हो। बट स्टूडेंट की हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस नजर आएगा। जैसे परमिसिव में कम कंट्रोल है, इंटेलिजेंट में और भी कम कंट्रोल आप लगा के चल सकते हैं। ओके जी, देन है कुछ एक क्लासरूम के स्टाइल्स लगा लो, स्ट्रैटेजी लगा लो, लर्निंग टेक्निक लगा लो, बट ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है जिग्सो क्लासरूम की। और जिग्सो क्लासरूम एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक की तरह भी देखा जाता है। ठीक है, तो जिग्सो क्लासरूम में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी, कैसा वो क्लासरूम होगा, वो आपको पता होना चाहिए। जिग्सो पजल आपने सुना है, जैसे ये मान लो ये एक पजल का पीस है। ठीक है, जो आप उस पजल में फिट कर दोगे, तो जो इस तरीके से आपको जो है कोई पजल मिलेगा। ठीक है,
ये इस तरीके से कुछ होगा, तो वो यहाँ फिट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, जिग्सो पजल क्लासरूम भी वैसा सा ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो टाइप के ग्रुप्स हैं, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। एक होम ग्रुप रहेगा, एक एक्सपर्ट ग्रुप रहेगा। कि मान लो मैंने क्लास में क्या किया, मैंने 5 ग्रुप बना दिए। ठीक है, अब ये जो 5 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 और 5, अब ये 5 ग्रुप में मैंने 5 टॉपिक्स या 4 टॉपिक बांट दिए। ठीक है, 5 लगा लो, 5 बच्चे हैं, 5 टॉपिक बांट दिए। रुको, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हर एक ग्रुप में 5 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 5 टॉपिक्स हैं, 5 बच्चे हैं। ओके, अब हर एक बच्चे को मैंने नंबर वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे टॉपिक्स जो है वो बांट दिए। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लो ये टॉपिक्स रिपीट है, मतलब सब हर एक ग्रुप के पास मेजर टॉपिक सेम ही है। ओके, 1 2 3 4 5। अब ये जो एक वाले हैं, इन सारे बच्चों को एक एक फर्स्ट टॉपिक जिसके पास है, मैंने उनको उठा के एक अलग से ग्रुप बना दिया जिसमें सारे एक वाला टॉपिक है। सबने अपने अपने लेवल पे पढ़ाई की उस टॉपिक के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक मिला था, और आपस में डिस्कशन किया। ठीक है, सो ऐसे ही जो सेकंड वाला टॉपिक है उसके लिए अलग से सेकंड वाले बच्चों को उठा उठा के एक अलग से ग्रुप बन गया। यहाँ पे थर्ड वाले बच्चों का बन गया जिसमें सारे बच्चे थर्ड टॉपिक वाले हैं। ऐसे ही फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। यहाँ पे क्या होएगा कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे बांटे हैं, ये बच्चे, ये इनका होम ग्रुप है। ओके, घर की बात है। अब वो घर की बात जो है, वहां से आप एक एक्सपर्ट ग्रुप में जा रहे हो जहां पे आपके वाले ही टॉपिक वाले बच्चे हैं। वहीं पे सबने अपने अपने लेवल पे उस टॉपिक को पढ़ा है, सब लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे और फिर वापस से अल्टीमेटली आना तो घर पे ही है, वापस से अपने होम ग्रुप में आएंगे और वहां पे उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने, क्योंकि ये एक्सपर्ट ग्रुप हो गया, यहाँ पे सबने उस टॉपिक के बारे में अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ा, डिटेल में चीजें की और फिर डिस्कशन किया, ताकि एक पॉइंट इस बच्चे से छूट भी गया तो दूसरे वाले ने कवर कर लिया हो। समझ रहे हो ये चीज? सो ये जिग्सो पजल है जी, कि यहाँ पे एक फिट वाले, जिग्सो वाला फिट जो है वो यहाँ आके बैठ जाएगा। सो होम ग्रुप और एक्सपर्ट ग्रुप दो ग्रुप होंगे। आप होम ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं, एक्सपर्ट ग्रुप में सब बच्चों के पास जो सेम टॉपिक था वो इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां से सीखा और वापस जाके सब ने अपने अपने होम ग्रुप में जाके उस टॉपिक को डिस्कशन किया, तो सब बच्चों के पास जो है एक बेटर आउटकम निकल के आया और उन्होंने उस चीज को सीखा। ठीक है, सो ये चीज क्या है जी, जिग्सो। ऐसे ही एक फिशबोल क्लासरूम या फिशबोल स्ट्रैटेजी भी होती है। जैसे फिशबोल होता है ना, ऐसे करके आप इसको अगर गोल गोल, यहां से गोल 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 होता है ऐसे, आप मेरी तरफ देखो थोड़ा। सो गोल गोल ऐसे जो होता है, तो एक ऊपर वाला जो होता है उसका मुंह जो होता है फिशबोल का, जो जिसमें मछली रखते हैं, वो छोटा होता है, बीच में से वो ब्रॉड हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही फिशबोल में भी दो ग्रुप्स हैं, एक इनर सर्कल बोलेंगे और एक आउटर सर्कल बोलेंगे। तो जो आउटर सर्कल है, आप इसको 3D में अगर इमेजिन करोगे तो ये इस टाइप का कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो इनर सर्कल है, इसमें अलग बच्चे बैठे हैं, आउटर सर्कल में भी बच्चे बैठे हैं। आउटर सर्कल वालों का काम है इनर सर्कल में जो काम चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उस चीज को साइलेंटली सुनना और उसको नोट डाउन करना। बहुत बार ऐसे भी होगा कि जो आउटर सर्कल में बच्चे हैं उनको हम अंदर वाले सर्कल में भेज देंगे और अंदर वाले से आउटर में भेज देंगे, ताकि हर एक बच्चा जो है वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाए। सो ये चीज है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वहां पे इनर सर्कल में होंगे, आउटर सर्कल में बाकी सब सुन रहे होंगे, लिसनिंग अच्छी होगी, तो बहुत सारी स्किल्स जो है वो यहाँ से डेवलप हो सकती है। सो आप ऐसे भी क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो या क्लासरूम में इस तरीके की भी कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। कई बार आपको क्लस्टर स्टाइल क्लासरूम मिलेगा, तो देखो आपको ऐसे कुछ रैंडम नहीं मिलेगा, आपको जो भी वर्ड हो ना वो ध्यान रखना है। अगर क्लस्टर स्टाइल, आपको नाम से पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है जहां स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करके बिठा दिया गया है। ओके, फेस टू फेस स्टाइल में क्या होगा, जैसे ट्रेडिशनली होता है कि फिजिकल प्रेजेंस नजर आएगी जिसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठ के इन पर्सन पढ़ाई कर रहे हैं। सरफेस स्टाइल में जो होता है ना, वैसे तो ये नॉन स्टैंडर्ड फ्रेज है, यूज नहीं होता है, बट एक बार नेट के एग्जाम में सरफेस वर्ड यूज किया गया था। तो सरफेस स्टाइल क्लासरूम जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम को आप बोल सकते हो, कि जैसे लाइन में बच्चे बैठते हैं और इंस्ट्रक्टर जो है वो जाके पढ़ाता है।
ओके जी। देन बात आती है ओवरऑल, जब भी क्लासरूम की आप बात करोगे हमें एक बेटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो लर्नर फ्रेंडली हो। ओके, अब लर्नर फ्रेंडली के लिए ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपको पता होंगी, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आराम से कवर कर पाओगे। ओके, सो हमें ऐसा लर्न, जब मैं बोल रही हूँ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, दैट मीन्स हर एक बच्चा कंफर्टेबल हो, हर एक बच्चा अच्छा फील करे, हम उसको एनकरेज कर रहे हैं ताकि उसके जो पोटेंशियल्स हैं वो बाहर निकल के आ सके, वो और बेटर परफॉर्म कर सके, तो हमें ऐसा क्लासरूम क्रिएट करना है। ओके, तीन पॉसिबल कैटेगरीज हैं जी इस क्लासरूम में। एक है डिसफंक्शनल क्लासरूम, एक है एडिक्वेट क्लासरूम और एक है ऑर्डरली क्लासरूम। ओके, जो डिसफंक्शनल है नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत क्योटिक माहौल है, टीचर से जो है वो टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बच्चों को स्ट्रगल कर रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योस है, तो लर्निंग भी कंपैरेटिवली कम होगी और रियल टर्म्स में ये क्लासरूम फंक्शनिंग कर ही नहीं रहा है अच्छे से। ओके, एज फार एज हम लर्निंग से जब कंसर्न है, सो डिसफंक्शनल क्लासरूम यानी ये एनवायरमेंट सही नहीं है, बहुत क्योटिक एनवायरमेंट जो है यहाँ पे है। एडिक्वेट क्लासरूम में नाम से ही पता चल रहा है कि एक बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर है, टीचर मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है बट स्टिल मेंटेन हो जा रहा है क्लासरूम और लर्निंग भी कंपैरेटिवली अच्छी हो रही है। ओके, ऑर्डरली क्लासरूम को फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक है रेस्ट्रिक्टिव क्लासरूम और एक है एनेबलिंग क्लासरूम। ये चीजें याद रखिएगा, ये डीएलएड वाले मटेरियल में से है, वहां से इंपॉर्टेंट चीज है ये जो उठाई गई है। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं ये याद हो आपको कि डिसफंक्शनल, एडिक्वेट, ऑर्डरली, ऑर्डरली को फिर रेस्ट्रिक्टिव और एनेबलिंग में। रेस्ट्रिक्टिव में बहुत टाइट शिप क्लासरूम आपको नजर आएगा, टीचर बहुत हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, रूटीन को बहुत टाइटली मेंटेन करेगा और कुछ एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ही इस्तेमाल करेगा। ओके, अगर आप मेंटेन करने के उसमें देखोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेजर्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। ओके, ऑर्डरली की जब आप ऑर्डरली में जब एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट है वो कंपैरेटिवली स्मूथ चल रहा है, ठीक है, सो वो लूज है थोड़ा सा वहां पे एनवायरमेंट, बट वो ये रेस्ट्रिक्टिव से थोड़ा सा लूज है, रेस्ट्रिक्टिव थोड़ा सा एक्सट्रीम में पहुंच गया, डिसफंक्शनल दूसरे साइड पे एक्सट्रीम में पहुंच गया, एडिक्वेट बीच बीच में है और ऑर्डरली में एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो भी स्मूथली क्लासरूम यहाँ पे रन कर रहा है, रूटीन्स हैं, चीजें हैं, टीचर स्टूडेंट्स जो है वो अपने मतलब अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजें। सो वो होता है ना कि डिसफंक्शनल जितना लूज नहीं है बट बेटर है चीजें, कंपैरेटिवली लूज है, कंपैरेटिवली में भी रेस्ट्रिक्टिव के कंपैरिजन में। ओके, तो रेस्ट्रिक्टिव में बहुत हाई लेवल का रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रहा है, कंट्रोल देखने को मिल रहा है, उससे थोड़ा कम जो है वो आपको एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। देन बात आती है कि फिजिकल एनवायरनमेंट की या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करोगे यानी एक अच्छा क्लासरूम आपने मेंटेन करके रखना है, किसके लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। सो फिजिकल में भी या फिर आप ओवरऑल भी बात करो तो एक सेफ अच्छा जिसमें बच्चे का जाने का मन करे वो एनवायरनमेंट, एज अप्रोप्रिएट हो, जो भी एक्टिविटीज टीचर परफॉर्म करवाए स्टूडेंट परफॉर्म करें वो सारी एज अप्रोप्रिएट, इंटरेस्ट अप्रोप्रिएट हो। ओके, सो दो मेजर कंपोनेंट्स यहां नजर आते हैं कि एक तो फिजिकल कंडीशंस अच्छी हो और दूसरा मटेरियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो क्लासरूम में जो कि जरूरत है जिनकी। ओके, एक फिजिकल एनवायरनमेंट था, एक है ह्यूमन रिलेशनशिप। तो दो टाइप की रिलेशनशिप आपको किसी भी क्लास में देखने को मिलेंगे, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो इनमें अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, रिस्पेक्ट होगी, कोऑपरेशन होगा, तो क्लासरूम जो है बहुत इजीली मैनेजेबल होगा, टीचर उसको बहुत इजीली मैनेज कर पाएगा। ओके, अब कुछ चीजें हैं कि एक अच्छा फ्रेंडली ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ एक डूज और डोंट्स रहेंगी। आपको अंडरस्टैंडिंग रहना है, आपको सेंसिटिव रहना है, इमोशनल और एकेडमिक नीड्स बच्चों की उनको देखते हुए। ओके, आपको प्रोएक्टिव रहना है, स्टूडेंट के जो कॉजेज हैं उनसे रिलेटेड। आपको पेशेंट रहना है बीइंग अ टीचर। आप सिंपैथी या फिर सिंपैथी से बेटर वर्ड अगर आप यूज करो तो एम्पैथेटिक, क्योंकि ये वर्ड आपकी डीएलएड वाले मटेरियल में मेंशन है, अदरवाइज आई विल गो फॉर एम्पैथेटिक। ओके, तो एक एम्पैथेटिक क्लासरूम आपका क्रिएट हो जाए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आप बच्चों को दे पाओ कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। बहुत सारे स्कूल्स में तो आजकल होता है कि हर एक एक्टिविटी में कंपलसरी पार्टिसिपेशन होता है, तो सबका ही पार्टिसिपेशन होता है कि सब लोग, होता है ना कि पार्टिसिपेशन जरूरी है सबका, इस वजह से भले ही वो आपको स्टेज के ऊपर सब आधे बच्चों को पेड़ बना के खड़ा कर दे बट पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। सो आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो है वो पार्टिसिपेशन की क्रिएट करनी है, अच्छे प्लेजेंट वर्ड्स यूज
यूज करने हैं, फर्मनेस, पोलाइटनेस होनी चाहिए जब भी आप कोई इनडिसिप्लिन वाली एक्टिविटी को हैंडल कर रहे हो कि बच्चे ने चीटिंग की है, बच्चा जो है क्लास में लेट आया है, या कोई बीच में वो हडल क्रिएट कर रहा है, शोर का कारण बन रहा है, शोर मचाने का, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज हैं उनको भी आपने फर्मली हैंडल करना है, बहुत पोलाइटली। और थोड़ा सा होता है ना कि आप टीचर हो, तो अगर आप भी बच्चे की लेवल पे आ गए तो क्या फर्क रह गया ना टीचर में, तो आपको एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करनी है। ओके, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन जो है बच्चों के बीच में एनकरेज करना है आपने, हेल्दी इंटरेक्शन जो है बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में कर पाए, होल हार्टेड एंगेजमेंट हो, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी एंगेजिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, तो वो अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे। सो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेटर तरीके से एक्टिविटी को प्लान करे। ओके, बहुत सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज आप करवा सकते हो ताकि बच्चों का जो टैलेंट है, डिजायर है, इंटरेस्ट है, वो एक तरीके से आप चैनलाइज कर पाओ उनकी एनर्जी को। ओके, देन है जी कुछ एक चीजें जो नहीं करनी है आपने, हार्श, डिस्पार्जिंग या डिस्करेजिंग वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। ओके, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स या कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगर क्लास में हो रही है तो उसको एनकरेज नहीं करना है। ओके, आपको अनहेल्दी कंपैरिजंस नहीं करने हैं, अनहेल्दी कंपटीशन बच्चों में क्रिएट नहीं करना है कि बच्चे बच्चे आपस में ही दुश्मन बन जाएं। सो वो चीजें नहीं करनी है आपने बीइंग अ टीचर। आपने कोई भी अगर पुअर परफॉर्मेंस दी है क्लास में तो उसको डिमीन नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी बच्चे ने पुअर परफॉर्मेंस दी है उसको अच्छे वाले से कंपेयर करके टॉन्टिंग नहीं करनी है, कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है। ठीक है, आपको कुछ अल्टरनेटिव स्कोप्स ढूंढने हैं कि क्या किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो ये नोट वर्ड है। इनफैक्ट जब अब छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात आती है ना, या इनफैक्ट छोटे बच्चों की डेवलपमेंट की भी जब बात आती है, तो साइकोलॉजी में हमेशा एक चीज फोकस की जाती है कि दे डोंट नो द वर्ड, दे डोंट नो अबाउट डोंट, या उनको नोट का मतलब नहीं समझ आता। आप बच्चे को अगर बोलोगे कि तेज नहीं दौड़ना है, ठीक है, तो उसको वो नहीं वर्ड इतना नहीं परसीव हो रहा है। ओके, उसको ये समझ आ रहा है कि तेज दौड़ना है, तो वो और तेज भागता हुआ नजर आएगा आपको बच्चा। सो वही चीज है कि आपको डिमीनिंग वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स, उनको अवॉइड करना है, बेटर पॉजिटिव वर्ड्स जो है बीइंग अ टीचर आपको यूज करनी है। ओके जी, अब दो तरीके से लर्निंग को आप मैनेज कर पाओगे, एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, एक ग्रुप लर्निंग। ओके, तो आप इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को कैसे मैनेज करोगे? इंडिविजुअलाइज को हम सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, हर यानी हम हर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वैसे तो एम ऑफ एजुकेशन भी यही होता है कि हर एक बच्चा जो है वो एक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेटर बन पाए, राइट? तो वो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो अल्टीमेट गोल होता है अपने आप में, जब भी हम ओवरऑल लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, कि वो सेल्फ रिलायंट बन पाए, इंडिविजुअल, एक बेटर इंडिविजुअल बन पाए, राइट? टीचर जो है वो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक लर्नर को देता हुआ नजर आएगा। लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो आप बहुत बेटर तरीके से डिजाइन करके और उसी की पेस से कंप्लीट करवाने की कोशिश करोगे। सो इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस है। ठीक है, देन है जी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस की जब बात आती है तो हम प्रोग्राम्ड लर्निंग की भी बात करते हैं, वो हम कवर करेंगे आगे किसी और टॉपिक के अंडर। ओके, तो आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर कनेक्ट कर करके बताने लगी तो मैं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ओके, अदरवाइज प्रोग्राम्ड लर्निंग की भी बात करेंगे। प्रोग्राम्ड लर्निंग में फिर हम तीन चीजों की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की, ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग की, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की। सो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन है जी टीचर जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करे ताकि बच्चे इंडिविजुअली भी उस काम को कर पाए। ओके, जैसे हमने जिग्सो क्लासरूम में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बच्चे को दी, फिर वो एक्सपर्ट ग्रुप में जाके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, सो वो इंडिविजुअली भी बहुत कुछ सीख रही हैं वहां पे। ओके, इंडिविजुअलाइज लर्निंग के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हो ताकि बेटर परफॉर्मेंस बच्चे की निकल के आ पाए। ऑपरेंट कंडीशनिंग जिन्होंने दी है बीएफ स्किनर ने, जो मैंने अभी अभी प्रोग्राम्ड की बात की थी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की थी इन्होंने। इनका कहना था कि जो सेल्फ लर्निंग है वो 1960s 70s तक बहुत लिमिटेड स्केल पे यूज होती थी, लेकिन जैसे जैसे अब कंप्यूटर आया है तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के तहत बहुत सारी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स भी डेवलप हुई हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को थोड़ा ज्यादा फोकस मिला है। ओके, सो ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है जी। देन आ गया क्या, आप कैसे मैनेज करोगे ग्रुप लर्निंग को? सो मेजरली ग्रुप लर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि बहुत सारी एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स, अच्छी अच्छी स्किल्स जो है, हर एक टाइप की स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं। हम हायर ऑर्डर या हायर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या और जो कॉम्प्लेक्स लाइफ स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं।
जनरल फीचर्स क्या रहेंगे यहाँ पे अगर हम मेजरली बात करें तो लर्नर्स जो है, कुछ एक लर्नर्स हैं जो ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा रिसोर्सेज जिनके पास अवेलेबल है, हो सकता है किसी और के पास कम हो। ओके, तो जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो इट्स लाइक बैट बॉल खेलने गए हो ना, तो जिसका बैट है, बॉल है, वो उसको भी तो अच्छे से खिलाओगे ना, उसके साथ भी तो अच्छे से ट्रीट करोगे। सो इट्स लाइक आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इन्वॉल्व हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आ रहा है साथ में। हर एक के पास अपनी अपनी चीजें, अपने अपने रिसोर्सेज हैं, तो ग्रुप में रिसोर्सेज बेटर हो जाएंगे। ओके, वाइडर रेंज ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस जो है आप अक्वायर कर सकते हो। शेयरिंग, आप अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, उससे और ज्यादा ब्रॉड होगी वो नॉलेज। जैसे हमने जिक्सो में या आउटर सर्कल में बात की थी, इनर सर्कल वाली, तो हमने जो फिशबॉल में और जिक्सो में बात की है, वहां पे मेजरली हम क्या कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कर रहे हो ना, तो सब अपनी अपनी नॉलेज, अपनी अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं। ओके, ज्यादा या ज्यादा वेराइटी ऑफ आइडियाज यहाँ जनरेट होंगे क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया रहेगा। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से याद आया, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टर्म है वो किसने दी है, किसने इसके बारे में बात किया एज अ कॉन्सेप्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दिया, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ये होमवर्क रहेगा आज का। ओके, एरर्स जो है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड मोर इजीली, क्योंकि अगर चार बच्चे सेम चीज बोल रहे हैं तो उन चारों ने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी और हो सकता है एक आधे ने इधर उधर से कुछ गड़बड़ देखा हो, तो एरर्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और जल्दी करेक्ट कर पाएंगे हम उनको। ओके, पार्टिसिपेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कमिटमेंट जो है वो बच्चों की, वो भी इंक्रीज होगी एक्टिविटी के प्रति, कि जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो सारे उस एक्टिविटी को करने के लिए एंथुजियास्टिक होंगे। डिफिकल्टीज भी आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती टीम में काम करना। सो एब्सेंस या लैक ऑफ एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, थोड़ा एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, सो उन दोनों का अनइक्वल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल सकता है। एक डोमिनेट करे, हो सकता है जब ग्रुप में बैठे हैं सर्कल में, एक या दो बच्चे ही बोले जा रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, बाकी नहीं रख पा रहे हैं। सो पार्शियल या कंप्लीट ऑप्टिंग आउट भी हो जाता है कई बार, कि एक बच्चा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाया या नहीं हुआ और बाकी थोड़ा बहुत हो पाए, तो वो डोमिनेशन की वजह से वो भी हो सकता है। कई बार प्रेशर भी आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर, एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर, क्योंकि जब आप ग्रुप में डिस्कशन करते हो तो हो सकता है आप भी खुद इंटरनली भी प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। ओके, देन एब्सेंस हो सकती है सिस्टमेटिक अप्रोच की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब साथ में काम करते हैं तो वहां पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बहुत सारे लोग डिस्कशन में या डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में पार्ट ले रहे हैं, तो एम्बिगुअस या एक वो होता है ना, एम्बिगुअस एनवायरमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योस क्रिएट हो सकता है। इमीडिएट इवेल्युएशन ऑफ आउटकम जो है वो कई बार प्री मेच्योर हो सकता है, क्योंकि आपने अगर इमीडिएटली इवेल्युएट कर दिया कि हाँ भाई ये दो बच्चे बोल रहे थे तो यही है, तो वो एक प्री मेच्योर डिसीजन या प्री मेच्योर इवेल्युएशन निकल के आएगा कि आपने बाकियों की तो ना उनको टाइम मिला बोलने का, ना आपने एफर्ट डाल के उनसे बात की या पूछा, तो उनका इवेल्युएशन तो हुआ नहीं ना ढंग से, राइट। बट जब आप ग्रुप में बात करते हो तो मेजरली टीचर के तीन काम होते हैं, कि पहला तो वो ग्रुप बनाए बेटर तरीके से, अलग अलग तरीके होते हैं ग्रुप बनाने के, फिर जो ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको फैसिलिटेट करे, ओके, एंड देन आउटकम्स को कंसोलिडेट करे कि क्या लर्निंग्स देखने को मिली उस ग्रुप से और क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी। ओके, अब पहला जो इंपॉर्टेंट काम है ग्रुपिंग का, वो कई तरीके से हो सकता है, तो ये चार तरीके की ग्रुपिंग हो सकती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब टीचर एबिलिटी के हिसाब से भी ग्रुपिंग कर सकता है, जिसको हम होमोजेनस ग्रुपिंग बोलेंगे, कि सारे इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया। ओके, तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग बाय इंटरेस्ट भी हो सकती है, कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ ही ग्रुप बनाना था, जब आप कोई काम दे रहे हो या डिस्कशन करना है या साथ में प्रोजेक्ट करना है, तो वो इंटरेस्ट या बाय चॉइस भी हो सकता है। ओके, या इंटरेस्ट में आप ये बोल सकते हो कि मान लो टीचर ने 5 टॉपिक दिए, सब बच्चों ने अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उन टॉपिक्स को चूज किया और उसके हिसाब से जिन बच्चों का कोलैबोरेशन बन रहा था उनको कर दिया। देन चॉइस के हिसाब से, जो मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे फ्रेंड के साथ ही ग्रुप बनाना है। रैंडम ग्रुपिंग में हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, रैंडमली आपने ग्रुप डिवाइड कर दिए या चिट निकाल दी, पर्चियां निकाल दी कि भाई ये जो पर्चियां निकलेंगी ये वाले एक ग्रुप में है, अगली जो 5 निकलेंगी वो अगले 5 एक ग्रुप में है, सो वो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। अब इनके अंदर भी वैसे तो बहुत डिटेल में जा सकते हो, बट एटलीस्ट आपको ब्रॉड आइडिया होगा तो आप मैनेज कर लोगे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, देन आता है जी मैनेजमेंट। हमने अभी तक फिजिकल एनवायरमेंट की, ह्यूमन की, इंडिविजुअल या ग्रुप लर्निंग की बात की, अब टाइम और स्पेस भी तो मैनेज करना है ना, तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट कैसे मैनेज होगा, बच्चों को मोटिवेट करना है वो कैसे मैनेज होगा, डिसिप्लिन कैसे मैनेज होगा, क्योंकि डिसिप्लिन की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। मान लो कोई बच्चा लेट आया है या कोई बच्चा शोर मचा रहा है
या कोई गुस्सा कर रहा है किसी बात पे, या किसी की किसी से लड़ाई हो गई, या डिसओबीडियंस, डिसरिस्पेक्ट, चीटिंग, तो इस तरीके का जब इनडिसिप्लिन आपकी क्लास में आएगा तो आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। ओके इनमें से सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे पूरी क्लास को पढ़ाना है तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, टीचर यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा सकता है। अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ग्रुप वाइज आपको नजर आ सकता है और यहाँ पे टीचर जो है वो खड़ा होकर इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ऐसे ही जब आप बात करते हो टीचर डेमोन्स्ट्रेशन की, तो डेमोन्स्ट्रेशन में देखो इस तरीके से अरेंज किया गया है, ये जो गोल 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 है ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि टीचर को ये देख पाए, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है कुछ। ओके सो देख पाना बहुत जरूरी हो जाएगा। ऐसे जब आप कंपटीशन, ग्रुप कंपटीशन की बात करोगे तो ये यहाँ पे बीच में टीचर हो गया और इधर दो सेमी सर्कल में हमने ग्रुप्स बना दिए कि अब इनसे कॉम्पीट करवाएंगे, डिबेट या कोई भी क्लास होगी यहाँ पे। ओके देन है जी स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, कि मैंने ऊपर बोला कि इनडिसिप्लिन का कोई भी एक्ट सामने आ सकता है, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि आप एक तो टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड बनाए रखें, आप एक कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करें कि कोई बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है उस वजह से डिमोटिवेटेड है या वट एवर इट इज, तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देन प्रेज या अप्रिशिएट करें बच्चे को, एम्बिग्विटी जो अननेसेसरी है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। इवॉल्व रूल्स थ्रू डिस्कशन, यानी आप सबने मिलके ही वो रूल्स बनाए हैं जो सबको फॉलो करने हैं, ठीक है, सो वो हो सकता है। जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको मिनिमाइज कीजिए कि ऐसी कोई कंडीशन आए ही ना जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन जो है वो आपकी क्लासरूम में बने। ओके कंफ्यूजन रिड्यूस कर दीजिए या इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दीजिए जब आप कोई असाइनमेंट या एक्टिविटी दे रहे हो, ठीक है, सो उससे भी चीजें सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। मैनिफेस्ट कंसर्न्स फॉर द स्टूडेंट्स या मेंटेन कांटेक्ट विद द होल ग्रुप, स्टे विद इन रीजनेबल लिमिट्स, तो ये वही कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजें हैं। तो आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उनमें से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे बेटर एक तरीका या बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। ओके जी देन टीचर का क्या रोल रहेगा। सो जो आपका डीएलएड वाला मटेरियल है एनआईओएस का, उसमें बहुत स्पेसिफिकली आरटीई एक्ट को कनेक्ट किया गया है जब आप रोल ऑफ टीचर की बात करते हो। ओके सो उसमें टीचर का रोल फैसिलिटेटर या मैनेजर की तरह लिया गया है। ओके अब आरटीई एक्ट में बहुत क्लियरली कुछ एक रोल्स जो है वो टीचर के बताए गए हैं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आरटीई एक्ट भी हमें कवर करना है। ओके सो आरटीई एक्ट जब आप कवर करेंगे तो हमें थोरोली कवर करना है, क्योंकि बीइंग अ टीचर बहुत सारा काम जो है यहाँ पे दिया गया है टीचर्स को। सो टीचर्स को उन प्रोविजंस का पता होना चाहिए और ध्यान रखना है कि आप उन प्रोविजंस में से किसी भी प्रोविजन का जो है वो उल्लंघन ना करें, क्योंकि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो लीगल पेनल्टीज भी शामिल हैं यहाँ पे। ओके तो कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, सो इट्स बेटर कि आपको ये प्रोविजंस अच्छे से पता हो। अब आरटीई एक्ट आया कैसे, उसका एक छोटा सा इवोल्यूशन का पार्ट है। ओरिजिनली अगर आप बात करोगे, क्योंकि आरटीई एक्ट ना 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, ये देखो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके सो ओरिजिनली पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 4 पार्ट या पहले मतलब दूसरा तीसरा चौथा तो आपको पता हो। जो पहला पार्ट है वो टेरिटरीज की बात करता है कि हमारे देश में कितनी टेरिटरीज आती हैं, क्या क्या चीजें हैं। जो दूसरा पार्ट है वो सिटीजनशिप की बात करता है कि अब देश की टेरिटरीज आपको पता है तो आप जिसमें रह रहे हो आप उसकी सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी या किस तरीके से आपको राइट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है जी, आपकी क्या बेसिक राइट्स हैं। ओके और जो पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, यानी कि डीपीएसपी की बात करता है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होती, यानी कि पार्ट 3 में जो जो चीजें मेंशन हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर उनका हनन होता है तो आप जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधा, बट डीपीएसपी का हनन होगा तो आप किसी कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते। ओके ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। सो डीपीएसपी को ध्यान रखना है सरकार को जब भी वो कोई पॉलिसी बना रही है। ओके तो स्टार्टिंग में डीपीएसपी वाली चीजें इसलिए डाली गई थी कि हम सब कुछ जो है वो पार्ट 3 में नहीं डाल सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम सारी चीजें कर पाए। ओके तो जैसे जैसे हमारे पास एज ए नेशन रिसोर्सेज आएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे जैसे हम चीजें बेटर होंगी तो डीपीएसपी को भी हम फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके सो ऐसे ही जो पार्ट 4 है
डीपीएसपी वाला, उसमें आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो है डीपीएसपी के, वो इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन की बात करते थे। ओके, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आया राइट टू एजुकेशन को लेके, वो रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट आई 1990 में। जब आप पॉलिसीज की बात करते हो तो 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको रिव्यू करने के लिए ये रामामूर्ति कमेटी बिठाई गई थी। सो उनकी रिपोर्ट में फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये चीज राइट टू एजुकेशन की बात की गई। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, कौन से केस में, उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। वहां पे उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको याद रखना है कि राइट टू लाइफ की बात करता है, कि आपको अच्छी जिंदगी जीने का हक है। कि जब हम राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम अच्छी लाइफ की बात कर रहे हैं, और लाइफ अच्छी तभी हो सकती है जब आपको एजुकेशन मिले, आप एजुकेटेड हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, यानी कि आर्टिकल 21 से ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनहेरेंट है ये कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट ही है। ओके, देन तपस मजुमदार कमेटी 1999, उन्होंने बोला कि आप आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दो ना, जिसके अंदर आप एजुकेशन की बात करो, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया था। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया पार्ट 3 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 21 के अंडर हमने 21A इंसर्ट कर दिया। ये ए हमेशा कैपिटल दिखेगा, ये ध्यान रखना। ओके, ये जो सेम अमेंडमेंट है, अब इसके तहत तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसने तो फंडामेंटल राइट बताया है, बट इसको एक लीगल फॉर्म में तो सरकार ही लेके आएगी ना। सो फिर क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन बिल निकला 2008 में, इन चीजों को ध्यान रखते हुए कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमें क्या करना है, फंडामेंटल जो अपनी राइट इन्होंने बोल दिया है उसको लागू करवाना है। तब जाके हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, जिसमें हम 6 to 14 यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड करने की बात करते हैं। ओके, सो आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पे एनफोर्स कर दिया गया लीगल फॉर्म में। ये एनफोर्समेंट कब हुई इसकी, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, क्योंकि 31 मार्च को तो रिजल्ट आता है ना किसी भी क्लास का स्कूल लेवल पे, 1 अप्रैल से नई क्लासेस शुरू होती है, तो 1 अप्रैल 2010 से 51A जो आर्टिकल है 51A, अब 51 वैसे तो डीपीएसपीज में आएगा, लेकिन 51 का जो ए है ना वो फंडामेंटल ड्यूटीज है जी। तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज में जो के नंबर की ड्यूटी है, ABCD ऐसे करते हुए, वो बोलते हैं कि ये पेरेंट्स और गार्जियन की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की अपॉर्चुनिटीज दें। यानी अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो पेरेंट्स की भी गलती है। ओके, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज यहाँ इसलिए मेंशन किया गया कि आप स्पेसिफिकली याद रखें कि हर एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। तो उसको कंपल्शन की बात किसने की, आरटीई एक्ट ने बात की। ओके जी, ये 2-4 फैक्चुअल चीजें हैं कि 6 से 14 साल की एजुकेशन फ्री कंपलसरी की बात करते हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 6 से 18 साल की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी रहेगी। जो प्राइमरी स्कूल है वो विद इन 1 किलोमीटर होना चाहिए, विद इन 1 किलोमीटर ऑफ योर हाउस। इट्स लाइक ये घर है आपका, सो विद इन 1 किलोमीटर अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर आप किसी गांव में रह रहे हो तो आपके गांव में एक स्कूल हो, ऐसे वाला। ओके, तो 6 से ये प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर, और 6ठी से 8वीं तक का स्कूल जो है वो विद इन 3 किलोमीटर होना चाहिए। ओके, इस पूरे एक्ट में 7 चैप्टर्स हैं, 38 सेक्शंस हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, तो सेक्शन 12 में ये बोलते हैं कि 25% रिजर्वेशन रहेगा प्राइवेट स्कूल्स में फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन। ओके, कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, तो ये सेक्शन नंबर 13 में है। अगर कोई कैपिटेशन फीस लेता है तो जितनी फीस उसने ली है उसका 10 गुना फाइन उनको भरना पड़ेगा। सेक्शन 14 बोलता है कि जब बच्चे के एडमिशन की बात आएगी 6 to 14 वाले की, तो वो प्रूफ ऑफ एज नहीं मांगेंगे। आप बच्चा बोल रहे हैं वो 6 साल का है या 12 साल का है, तो आप उसको एडमिशन दो। ओके, कोई डिनाइल नहीं होगा एडमिशन को लेके, एडमिशन देना ही पड़ेगा। ओके, सेक्शन 16 बोलता है कि आप बच्चे, ये 16 वाला थोड़ा सा है कि पहले नो डिटेंशन पॉलिसी एक बार आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि कोई भी बच्चा 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा जी, होल्ड बैक नहीं करोगे आप उसको और स्कूल से भी नहीं निकालोगे। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया 2019 के एक्ट में, जो हम अभी बात करेंगे। ओके, यानी सेक्शन 16 नो डिटेंशन पॉलिसी से रिलेटेड था, ये याद रखो। सेक्शन 17 जो है वो पनिशमेंट मना करता है जी, कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट बच्चे के नहीं होगी, तो आप हाथ नहीं उठा सकते हो बच्चे के ऊपर। ओके, डंडा भी नहीं उठा सकते हो,
वट एवर द बेस आर, तो पनिशमेंट नहीं दोगे उसको, मेंटली हरेस नहीं करोगे। सेक्शन 24 टीचर्स की ड्यूटीज के बारे में बात करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बीइंग अ टीचर। सेक्शन 25 जो है वो प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करता है, जो आपको याद रखना है। ये बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल पे 30:1 का रेशियो होना चाहिए। ओके, तो अगर 150 से ज्यादा बच्चे हैं या तो 5 टीचर हो गए, 5 से 15, ठीक है, और एक हेड टीचर भी होगा। छठी से 8वीं तक में यही रेशियो 35:1 रहेगा, 35 बच्चों पे एक टीचर। स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है अगर वो 200 से ज्यादा है तो आप 40:1 का रेशियो भी कर सकते हो। ओके, 45 आवर्स पर वीक आपको काम करना है बीइंग अ टीचर। मिनिमम वर्किंग डेज प्लस इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात करोगे तो पूरे साल में 200 वर्किंग डेज होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए पहली से 5वीं तक, और 220 दिन और 1000 घंटे होने चाहिए छठी से 8वीं तक। ओके, तभी आप देखेंगे कई बार कि पहली से 5वीं तक की फिर भी एक आधी एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती है, लेकिन छठी से 8वीं तक की वो नहीं मिलेगी। तो वो छोटे बच्चों की जो छुट्टी है वो यहाँ पे देखो 20 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया 200 दिन स्कूल लगाओ कम से कम, ये मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। देन है सेक्शन 27 जो मना करता है कि टीचर्स को आप नॉन एजुकेशनल प्रोसेस में ड्यूटी मत लगाओ एक्सेप्ट इन 3 चीजों के, यानी जनगणना में ड्यूटी लगा सकते हो, और अगर कोई डिजास्टर आ गया है तो उस दौरान लगा सकते हो डिजास्टर रिलीफ के लिए, और इलेक्शंस में लगा सकते हो। ऑल्दो यही 3 जो है वो जिंदगी के सबसे बड़े काम और मुद्दे हैं टीचर्स के लिए, बेचारों के लिए, पढ़ाने की बजाय वो जनगणना करते ही घूम रहे होते हैं, ठीक है। सो वो सबसे बड़ा इशू है। सेक्शन 28 बात करता है कि टीचर्स जो है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेंगे। तो हम सेक्शन 24 और एक सेक्शन 29 भी है, उनको जो उनके अंदर जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीचर्स की, वो जो है लीगल पेनल्टीज अट्रैक्ट कर सकती हैं अगर आपने उनका उल्लंघन किया तो एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जो सेक्शन 24 है उसमें बोला गया है कि टीचर अपॉइंटेड फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशंस, ठीक है, एकेडमिक अथॉरिटी अथॉराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। सो मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, की स्कूल आना है आपको, ठीक है, रोज स्कूल आना है। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द सबसेक्शन 29। ओवरऑल समझ आ रहा है इतना कि आपको जो करिकुलम है, जिस तरीके से बताया गया है करिकुलम है, उसको उसी तरीके से आपको कंडक्ट करके कंप्लीट करनी है चीजें। ओके, एंटायर करिकुलम आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम कंप्लीट करना है। लर्निंग एबिलिटी जो है वो असेस करनी है हर एक बच्चे की, ओके, और उनकी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडिशनल इंस्ट्रक्शन देनी है अगर जरूरत है तो। ओके, रेगुलर मीटिंग्स जो है वो पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ, सो वो पीटीएम होनी चाहिए, ताकि उनको भी पता हो कि रेगुलरिटी अटेंडेंस की क्या है बच्चे की, वो क्या कितना सीखने में सक्षम है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या चीजें, तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए, ठीक है। ये सारी ड्यूटीज जो है ये आप परफॉर्म करेंगे, और इस तरीके की और भी ड्यूटीज, दैट्स इट। तो इसमें वो और सारी ड्यूटीज आ गई अच्छी अच्छी। ओके, टीचर कमिटिंग डिफॉल्ट, अगर टीचर ने ये चीजें नहीं की तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो टीचर के खिलाफ हो सकता है। तो वो रीजनेबल जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास कि हाँ ठीक है सुना जाएगा उसको, बट स्टिल एक रीजनेबल डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है उसके खिलाफ। ओके, ग्रेवेंसेस अगर होंगे तो टीचर शैल बी रीएड्रेस्ड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये वही कि जिस तरीके से बोला जाएगा उस तरीके से फिर उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। देन है जी सेक्शन 29, यानी इसमें वो बोलते जो करिकुलम वाली बात ऊपर बोली थी ना, ये बोलता है कि कैसे करिकुलम फ्रेम में और इवेल्युएशन प्रोसीजर में डायरेक्ट इंप्लीकेशन रहेंगी टीचर के लिए। तो आपको इनफ टेक केयर करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का, ठीक है, बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी और टैलेंट, उसके हिसाब से आप चीजें बेटर करें। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटीज फुलेस्ट ऑफ एक्सटेंट आप लेके आए। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन, तो वो चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में आप उनको सिखाओगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एज फार एज पॉसिबल मदर टंग होनी चाहिए, जो बच्चे की मदर टंग है, क्योंकि मदर टंग में वो बेटर सीख पाएगा। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रोमा, एंजाइटी, कि उसको डर ना लगे स्कूल आते हुए, ठीक है, उसका मन करे स्कूल आने का। कई बार बोलते हैं ना कि बाद में तो स्कूल जाना है तेरे को, मैं देखे हम देखेंगे, घर पे बोलते हैं ना कई बार, सो वो चीज
चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को इस तरीके से बताओ ना कि अरे स्कूल जाओगे तुम, बहुत मजे आते हैं वहां, तो वो माहौल भी स्कूल में होना चाहिए। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन जो है वो होना चाहिए बच्चे की कैपेबिलिटीज और चीजों को समझने के लिए। सो देखो, अगर ये चीज मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि टीचर को उस बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, उसके इंटरेस्ट, उसकी पोटेंशियल, उसकी नॉलेज, उनको डेवलप करना है, चीजों को देखना है, तो वो नीड बेस्ड होनी चाहिए बच्चे के हिसाब से चीजें। तो ये सेक्शन 29 में मेंशन है जी। फिर 2019 में जाके एक बार अमेंडमेंट हुआ इसमें, जिसमें जो सेक्शन 16 था, नो डिटेंशन पॉलिसी की 8वीं तक फेल ही नहीं करोगे, तो उसमें जी ये रिमूव कर दिया नो डिटेंशन पॉलिसी को, कि ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे फिर तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल ही। 5वीं में आप फेल नहीं कर सकते, पहले 5वीं में चेक कर लेते थे, 5वीं में भी नहीं फेल कर पा रहे हो तो 8वीं तक जो है वो बच्चों को, कई बार तो मेरी मम्मी बता रही थी कि कह गए भी नहीं आ रहे होते। सो वो दिक्कत थी कि आप फेल नहीं कर रहे हो। ओके, सो नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया जी। रेगुलर एग्जामिनेशन जो है वो 5th क्लास में आपका लिया जाएगा, अगेन 8th क्लास में लिया जाएगा, और हर एक एकेडमिक ईयर के लास्ट में। तो अगर बच्चा उसमें फेल होता है, तो ये चीज की जा सकती है कि जब वो फेल हुआ तो विद इन 2 मंथ्स उसका वापस से जो है वो आप एग्जाम लेके देखो, ताकि वो अगर पास हो जाता है तो उसका साल वेस्ट ना हो, वो बाकी बच्चों के साथ अगली क्लास में पास शिफ्ट हो जाए। ओके, और बाकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर सकती है होल्ड बैक करने पे, या 8th क्लास में या दोनों क्लासेस में, कि आप, वो होता है ना कि आप रख सकते हो बच्चे को, अगर वो अगर नहीं कर पा रहा तो फेल करो उसको, वो सिचुएशन है। बट हाँ, वो है कि आप उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले एक्सपल्जन नहीं हो सकता, आप उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते, तो वो चीज तो यहाँ पे भी रहेगी कि जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं होती, नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। दूसरा जो अमेंडमेंट था इसके अंदर, वो चीज थी प्यूपिल टीचर रेशियो, किसके लिए? स्पेशल टीचर्स इन जनरल स्कूल्स की, जो जनरल स्कूल्स हैं उसमें जो स्पेशल टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, तो फर्स्ट, पहली से 5वीं क्लास तक एक स्पेशल टीचर होना चाहिए हर एक 10 बच्चों पे। यानी अगर 10 बच्चे, यानी एक बच्चा एनरोल हुआ हो चाहे 10 बच्चे एनरोल हुए हो, तो वो वहां पे एक स्पेशल टीचर जरूर हो। अगर 10 से एक भी ऊपर चला गया, अगर 11 बच्चे हो गए, तो वो है कि हर एक 15 बच्चों पे इन्होंने बोला कि कितने होने चाहिए, 2 टीचर। ये अच्छा, ओके, 6th क्लास की अगर आप बात कर रहे हो, 6 to 8, तो वहां पे हर एक 15 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, और 1st to 5th बात कर रहे हो तो हर एक 10 बच्चे पे, डिसेबल्ड बच्चे पे आपको एक टीचर जो है वहां पे रिक्रूट करना है। सो ये नया जो है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, या फिर लगा लो पीटीआर से रिलेटेड, स्पेशल टीचर्स के केस में ये 2019 में अमेंडमेंट की थी। ओके, ये इन्होंने स्पेशल नोट्स भी लिखे थे 1 2 3 करके, तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है जी, तो ये आरटीई एक्ट हो गया जो आपको मेजर चीजें ध्यान रखनी है। आज के लिए एक जाते जाते एक लास्ट छोटी सी चीज बता देती हूँ कि टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, इनका मतलब अलग अलग होता है। ओके, सो टीचिंग का मतलब रहेगा कि ज्यादा फॉर्मल और वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रेनिंग जब आप बोल रहे हो तो कोई स्किल डेवलप कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन की जब आप बात कर रहे हो तो कुछ एक सेट ऑफ टूल्स जो हैं वो आप उसके लिए बच्चों को कि टास्क करना कैसे है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। काउंसलिंग वर्ड जो है वो यूजुअली सुनने से और गाइडेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, और काउंसलिंग की जब वर्ड काउंसलिंग आ गया गाइडेंस की जगह, दैट मींस काउंसलिंग के लिए एक स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी। गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है चलते फिरते, बट काउंसलिंग के लिए एक ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत पड़ेगी। कंडीशनिंग, मेजरली कंडीशनिंग जो है वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए होती है, तो ये डीपर लेवल जो है ब्रेन में उस डीपर पार्ट को अफेक्ट करती है। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन होती है जी कि आप किसी को इस तरीके से चीज बता रहे हो, समझा रहे हो कि वो बिना किसी क्वेश्चनिंग के आपकी सारी सेट ऑफ बिलीफ्स को मानने लग जाए। जैसे ये बाबा लोग उपदेश देते हैं तो वो जो उनके अनुयायी होते हैं वो सारी चीजें कि नहीं नहीं बाबा जी ने बोला ऐसे ही होता है, तो वो ऐसे ही होता है। दे आर इंडोक्ट्रिनेटेड बाय दैट पर्सन। सो वो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना, वो होता है ना उनका जो सेट ऑफ बिलीफ उन्होंने डाल दिया वही फॉलो करने की कोशिश करना, सो वो इंडोक्ट्रिनेशन होएगा जी। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, कई बार ये आ जाता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर द सेम, टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस आर द सेम। नो, दे आर डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग, तो सेम नहीं है ये सारी चीजें। ओके, ठीक है जी। तो इसके बाद वाली क्लास में हम क्या करेंगे,
लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को छेड़ने की कोशिश करेंगे और लर्निंग के ऊपर शिफ्ट होने की, ताकि लर्निंग पे जाएंगे तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक वाले टॉपिक पे हम आ पाएंगे। ओके, सो ये मोटे मोटे तौर पे टीचिंग से रिलेटेड चीजें हमने की। ऑल्दो हमारी टीचिंग स्किल्स और वो चीजें भी रहती हैं, अभी हमें टीचिंग स्किल्स और बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं, बट अभी के लिए हमें टीचिंग से लर्निंग पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो हमें लर्निंग के बारे में भी एक बेसिक आइडिया होगा तो हम ओवरऑल प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.